अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर जो टाइमर्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले टाइमर्स को स्टडी करने से पहले अगर हम लोगों ने कुछ डिले प्रोड्यूस करना होता था तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप्स या लूप्स वगैरह यूज़ करके वो डिले प्रोड्यूस करते थे। अब हम देखेंगे कि हम टाइमर्स को, जो 8051 के अंदर टाइमर्स हैं, उनको किस तरह यूज़ करके कोई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिले को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 8051 के अंदर हमारे पास दो टाइमर्स हैं। उन टाइमर्स को हम एज ए टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं और काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। टाइमर आपको पता है कि डिले प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और जो काउंटर है किसी चीज़ को काउंट या कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ इवेंट्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। 8051 के अंदर जो दो टाइमर्स हैं उनको हम टाइमर 0 और टाइमर 1 कहते हैं, और जो टाइमर 0 और टाइमर 1 है दोनों 16 बिट्स के हैं, कि इनके जो रजिस्टर्स हैं उनका साइज़ 16 बिट्स है। ये फॉर्मेट शो किया गया है कि ये टाइमर 0 है, टाइमर 0 का रजिस्टर है। उसके दो पोर्शन हैं। जो अपर पोर्शन है उसको TH0 रजिस्टर कहेंगे, और जो लोअर पोर्शन है उसको TL0 कहेंगे। जो टाइमर 0 के जो अपर और लोअर 8 बिट्स हैं उनको हम अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। TL0 को हम अलग एक्सेस कर सकते हैं, TH0 को अलग एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह जो टाइमर 1 के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट बाइट TL1 और जो सेकंड बाइट है उसकी TH1, उसको हम कहेंगे। तो इस तरह 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर R0 से लेकर R7 तक रजिस्टर्स हैं 8 बिट के। तो इन टाइमर्स के जो रजिस्टर्स हैं TL0, TH0, TL1 और TH1, इनको भी हम जस्ट लाइक नॉर्मल जो रजिस्टर्स हैं उनके तौर पर वो एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास अब 8051 के अंदर दो टाइमर्स हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। अब इनको प्रोग्राम किस तरह करना है, इनको यूज़ किस तरह करना है। तो इन दोनों टाइमर्स को यूज़ करने के लिए या इनको प्रोग्राम करने के लिए 8051 के अंदर एक रजिस्टर है, उसका नाम है T मोड या टाइमर मोड। टाइमर मोड रजिस्टर को यूज़ करते हुए हम इन दोनों टाइमर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। जो T मोड रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है। इसकी जो फर्स्ट लोअर 4 बिट्स हैं ये टाइमर 0 को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, और जो इसकी अपर 4 बिट्स हैं ये टाइमर 1 को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। ओके, अब जो लोअर 4 बिट्स हैं इसके अंदर जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं M0 और M1 उनका नाम है, ये टाइमर का मोड सेलेक्ट करने के लिए होती है, और जो अपर 4 बिट्स हैं ये टाइमर का ऑपरेशन सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करती हैं। कि अभी हम देखते हैं कि मोड और ऑपरेशन में क्या फ़र्क है। तो ये इसकी डिटेल है। ये टाइमर 0 के अंदर भी, टाइमर 0 को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास T मोड रजिस्टर के अंदर 4 बिट्स अवेलेबल हैं, और टाइमर 1 को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास T मोड रजिस्टर की अपर 4 बिट्स अवेलेबल हैं। दोनों के फंक्शन सेम है। अगर हम टाइमर 0 को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम T मोड रजिस्टर की लोअर 4 बिट्स को यूज़ करेंगे, और हम टाइमर 1 को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम T मोड रजिस्टर की अपर 4 बिट्स को कंट्रोल करेंगे। अब ये मोड लिखा हुआ है। अगर हम M1 और M0 को 0-0 रखते हैं, फॉर एग्जांपल टाइमर 0 और उसकी M1 और M0 को हम अगर 0-0 रखते हैं तो इट मीन्स कि जो हमने टाइमर का मोड सेलेक्ट किया है वो 13 बिट टाइमर मोड है। जो टाइमर वो ऑपरेट करेगा 13 बिट के अंदर, और जो 13 बिट का टाइमर बनेगा उसकी हायर वैल्यू TH रजिस्टर के अंदर होगी, और जो बाकी 5 बिट्स होंगी वो TL रजिस्टर के अंदर होंगी। अब यहाँ पे जो X है ये X 0 भी हो सकता है और 1 भी। अगर 0 होगा तो ये TH0 बन जाएगा, और 1 होगा तो TH1 बन जाएगा।
अगर M1 और M0 ये 0 1 है इनकी वैल्यू, तो जो टाइमर 16 बिट मोड में ऑपरेट करेगा। अभी हम कुछ देर में इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह टाइमर 16 बिट मोड में या 13 बिट या 8 बिट मोड में ऑपरेट करता है। तो अगर 1 0 है तो टाइमर मोड 2 में होगा और ये 8 बिट का मोड है, और अगर 1 1 है तो ये मोड 3 के अंदर यूज़ होगा। और जो मोस्ट कॉमनली जो हम मोड्स प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं वो ये मोड 1 है और मोड 2 है, और इन मोड 1 और मोड 2 में भी सबसे ज़्यादा ये मोड 1 यूज़ होता है। तो टाइमर 0 और टाइमर 1 की जो M0 और M1 बिट्स हैं ये तो यूज़ होंगी टाइमर का ऑपरेटिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए। अब जो बाकी सीटी और ये गेट की अब जो टाइमर्स की स्टीम मोड रजिस्टर की ये सीटी और जो गेट पिन्स हैं या सॉरी गेट ये बिट्स हैं, ये सीटी जो बिट है ये सिलेक्ट करती है कि जो ये टाइमर है ये एज ए काउंटर के तौर पे एक्ट करेगा या एज ए टाइमर के तौर पे एक्ट करेगा। अगर सीटी बिट क्लियर होगी, अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये टाइमर के तौर पे यूज़ होगा। तो हम जो टाइमर की रेजिस्टेंस है वो टाइमर के तौर पर ऑपरेट करेंगे। अगर ये सीटी 1 होगी तो वो काउंटर के तौर पर एक्ट करेंगे। इस तरह जो गेट है, गेट पिन, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि क्या जो टाइमर या काउंटर है उसको हम एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, उसका स्टार्ट करना टाइमर को या उसको स्टॉप करना यूजिंग एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, और हम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस जो गेट है इसकी ये कंडीशन है, गेटिंग कंट्रोल व्हेन सेट, कि जब गेट वाली जो ये बिट है जब ये सेट या 1 होगी, टाइमर या काउंटर इनेबल होगा ओनली सिर्फ उस टाइम जब इंट एक्स या इंटरप्ट 1 या इंटरप्ट 0 पिन इज़ हाई एंड द TRX कंट्रोल पिन इज़ सेट। तो जब जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जो इंटरप्ट की पिन है, दो उसकी इंटरप्ट्स की पिन है, इंट 1 और इंट 0, तो अगर वो हाई होगी और जो TRX कंट्रोल पिन है वो भी जब हाई होगी, तो अगर हम टाइमर को एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर टाइमर जो काउंटर है ये उस टाइम पे काम करेंगे जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। इस तरह जब ये गेट की पिन या गेट बिट 0 होगी तो टाइमर उस टाइम पे इनेबल होगा व्हेन एवर जब भी जो TRX कंट्रोल बिट इज सेट, तो जब भी TRX जो कंट्रोल बिट है वो सेट होगी। तो मेनली जो गेट पिन है, ये जो गेट बिट है, ये टाइमर को अगर हम एक्सटर्नल कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें ये इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंडिकेट विच मोड एंड विच टाइमर आर सिलेक्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब टी मोड रजिस्टर के अंदर हम वैल्यूज़ 8 बिट वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि आप जब ये 8 बिट वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं तो बताएं कि कौन सा टाइमर का मोड और कौन सा उसका ऑपरेशन वो सिलेक्ट होगा और कौन सा टाइमर सिलेक्ट होगा। तो फर्स्ट वैल्यू है मूव टी मोड 0 1। तो 0 1 हेक्सा के अंदर अगर आप इसको 8 बिट में कन्वर्ट करें तो ये 8 बिट वैल्यू बन जाएगी, ये वाली 8 बिट की वैल्यू। तो इसमें आप जो अपर 4 बिट्स हैं ये टाइमर 1 को कंट्रोल कर रही हैं, और जो लोअर 4 बिट्स हैं वो टाइमर 0 को कंट्रोल कर रही हैं। तो अपर जो टाइमर की कंट्रोलिंग बिट्स हैं वो सारी की सारी 0 हैं, और जो लोअर 4 बिट्स हैं उसमें 0001 आ रहा है। तो अगर हम लोअर टी मोड की वैल्यूज़ देखें तो 0001, गेट भी 0 है, सीटी भी 0 है, ये 0 है और ये 1 है। गेट 0 है तो इट मीन्स कि हम जो टाइमर है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। सीटी 0 है तो इट मीन्स कि जो टाइमर रजिस्टर है वो एज ए टाइमर के तौर पे एक्ट कर रहा है। M1 0 है और M0 1 है, तो ये 0 1 मोड, तो ये इट मीन्स कि जो टाइमर 0 वो मोड 1 उसका सिलेक्टेड है।
तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये वाली वैल्यू मूव करवाते हैं टी मोड रजिस्टर के अंदर तो हम मोड 1 ऑफ टाइमर 0 सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप 20 मूव करवाते हैं 20 हेक्सा, तो इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि जो टाइमर 1 है उसका मोड 2 सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये अपर बिट्स तो 0 हैं और ये M1 और M0 की वैल्यू 10 है। और अगर ये 1 2 हेक्सा वैल्यू मूव करवाते हैं तो अब अपर बिट्स में भी नॉन ज़ीरो नंबर है और लोअर 4 बिट्स के अंदर भी नॉन ज़ीरो नंबर है। तो ये मोड 2 ऑफ टाइमर 0 एंड मोड 1 ऑफ टाइमर 1 ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टाइमर 1 की M1 0 है और M0 1 है, और टाइमर 0 की ये 2 M1 और M0 पे 2 जा रहा है। तो इस तरह हम टी मोड रजिस्टर के अंदर कोई भी वैल्यू लोड करके टाइमर का जो ऑपरेटिंग मोड है और जो टाइमर जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि जो 8051 है उसकी जो मशीन साइकिल की जो क्रिस्टल क्लॉक अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो वो 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ है, और जो एक मशीन साइकिल है उसका जो टाइम है वो 1.085 माइक्रोसेकंड है। जब CT 0 होगी तो उस टाइम पर ये जो फैक्टर है 1.085 माइक्रोसेकंड ये डिले कैलकुलेशंस के अंदर ये इन्वॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टाइमर है उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू या उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसको स्टार्ट किस तरह किया जाए, उसको स्टॉप किस तरह किया जाए। तो टाइमर्स ऑफ 8051 डू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बाय आइदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंट्रोल। तो अगर आप टाइमर को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हम गेट पिन को हमेशा 0 रखेंगे, और अगर हम इसको हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम गेट पिन को 1 रखेंगे। अब अज्यूम करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम उसको इंटरनली या सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रोग्राम करेंगे, तो इट मीन्स कि हमारी जो गेट वाली बिट है वो 0 हो जाएगी हमेशा। अब टाइमर को जब भी हमने स्टार्ट करना है तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सेट बी है TR0। सेट बी TR0 करेंगे तो टाइमर 1 स्टार्ट हो जाएगा, और सेट बी TR1 करेंगे तो टाइमर 1 स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमने टाइमर को स्टॉप करना है किसी भी टाइमर को तो क्लियर TR0 करेंगे तो टाइमर 0 स्टॉप हो जाएगा, क्लियर TR1 करेंगे तो टाइमर 1 स्टॉप हो जाएगा। अब ये TR0 और TR1 ये इन टाइमर्स की ये बिट्स हैं जो इनको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी मोड रजिस्टर इफ़ वी वांट टू प्रोग्राम द टाइमर 0 इन मोड 2। तो टाइमर 0 और मोड 2 को हमने प्रोग्राम करना है, या टाइमर 0 और मोड 2 को सिलेक्ट करना है। तो मोड 2 के लिए वैल्यू है 1 0, तो हम अपर लोअर 2 बिट्स पे लोअर 4 बिट्स की जो M1 और M0 है इस पर 2 का बाइनरी या 1 0 मूव कर देंगे, तो अपर सारी वैल्यू 0 रखेंगे। तो इस वैल्यू से अगर हम टी मोड के अंदर ये वाली वैल्यू रखेंगे जो कि 02 बन रही है, तो जो टाइमर 0 है उसका मोड 2 सेलेक्ट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये CT है जब टाइमर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वो CT 0 होगी, और सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक्सटर्नल इंटरप्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो गेट पिन भी 0 होगी। अब यह है कि अगर टाइमर का ऑपरेटिंग मोड 1 सिलेक्टेड है तो वो किस तरह काम करेगा। टाइमर T0 या T1 जब मोड 1 के अंदर ऑपरेट करता है तो ये जो TL और TH रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं,
ये हर मशीन साइकिल के बाद उन वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करता है, और इंक्रीमेंट करते करते जब ये वैल्यूज़ टेट्राएफ को रीच कर जाती हैं तो जो टाइमर की जो फ्लैग बिट है वो हाई हो जाती है। और जब टाइमर की फ्लैग बिट हाई हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि जो टाइमर रजिस्टर है वो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गई है, और उसके बाद हमें जो टाइमर फ्लैग है उसको क्लियर करवाना पड़ता है। तो इसका बेसिकली ऑपरेटिंग मोड 1 का फंक्शन ये है कि जब टाइमर 0 या टाइमर 1 ऑपरेटिंग मोड 1 या मोड 1 के अंदर ऑपरेट कर रहा होगा तो जो TH और TL रजिस्टर के अंदर इनिशियल वैल्यूज़ होंगी हर मशीन साइकिल के बाद या हर 1.085 माइक्रो सेकंड के बाद इन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, और ये इंक्रीमेंट तब तक होता रहेगा जब तक वैल्यू टेट्राएफ तक रीच ना कर जाए। और जैसे ही वैल्यू टेट्राएफ को रीच कर जाएगी और टेट्राएफ के बाद जब दोबारा नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो वो ज़ीरो टेट्राएफ से टेट्रा ज़ीरो के अंदर वैल्यू मूव करेगी, और जैसे ही ट्रांजिशन होगी टेट्राएफ से टेट्रा ज़ीरो के अंदर तो जो ओवरफ्लो फ्लैग है ये हाई हो जाएगा, और जब ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाएगा तो इट मीन्स कि जो टाइमर है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को रीच कर गया। ओके अब जब टाइमर एफ से टेट्राएफ से 0 के अंदर मूव करेगा तो टाइमर फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अगर हम टाइमर 0 यूज़ कर रहे हैं तो TF0 1 हो जाएगा, और अगर हम टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं तो TF1 यूज़ हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि TF0 या TF1 कब 1 हो रहा है। तो अगर एक दफ़ा TF1 या TF0 1 हो गया तो फिर हम पहले अगर हम टाइमर को दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं, उससे दोबारा डिले प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टाइमर जो पहले यूज़ हो रहा था उसको स्टॉप करेंगे, क्लियर TR0 उसको स्टॉप करेंगे अगर टाइमर 0 यूज़ हो रहा है, और क्लियर TR1 अगर टाइमर 1 यूज़ हो रहा है तो उसको स्टॉप करेंगे। और उसके बाद अगर हम उसको दोबारा उस टाइमर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्लियर करने के बाद जो हमारा टाइमर का फ्लैग है उसको भी हम दोबारा 0 कर देंगे, दोबारा 0 करेंगे। 0 करने के बाद TH और TL के अंदर हम दोबारा इनिशियल वैल्यूज़ लोड करेंगे और TF को हम क्लियर कर देंगे, तब वो हमारा दोबारा ऑपरेशन वो स्टार्ट करेगा। इसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। In the following program we create a scale wave of 50% ड्यूटी साइकिल। इस प्रोग्राम के अंदर एक स्केल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50% उसका ड्यूटी साइकिल है, पिन P1.5 पे। टाइमर 0 इज यूज टू जनरेट दी टाइम डिले। जो टाइमर 0 है वो डिले प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होगा। टी मोड 0 1, तो जब टी मोड रजिस्टर के अंदर ये 0 1 वैल्यू मूव हुई तो टाइमर 0 का मोड 1 सेलेक्ट हो गया, और इनिशियल वैल्यूज़ TL0 रजिस्टर के अंदर F2 पड़ी है और TH0 के अंदर 0 या FF वैल्यू पड़ी है। तो आप कह सकते हैं कि जो टाइमर 0 है उसके अंदर इनिशियल वैल्यू जो लोडेड है वो FF और F2 है। हम ये इनिशियल वैल्यूज लोड कर दें। उसके बाद लिखा है कॉम्प्लीमेंट P1.5 के जो भी P1.5 की वैल्यू थी उसको कॉम्प्लीमेंट करवाया। उसके बाद एक कॉल डिले को कॉल किया और S जंप हेयर, और यही काम बार बार हम करते रहें। अब मेन जो हमने ये देखना है कि जो डिले का फंक्शन है वो किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि अब वो टाइमर की बेस पे काम कर रहा होगा। तो डिले का ये हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे ही डिले का फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले हम सेट बी TR0 कर रहे हैं। सेट बी TR0 टाइमर को स्टार्ट कर देगा। अब टाइमर की इनिशियल वैल्यू ये थी FFF2,
F2 वैल्यू थी। अब हर 1.085 माइक्रो सेकेंड के बाद ये वाली वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगी। तो हम और जैसे ही ये वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करती जाएगी तो ये वैल्यू टेट्रा को रीच करेगी, और टेट्रा को रीच करने के बाद जब टेट्रा 0 को जंप करेगी, जब टेट्रा के अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये टेट्रा 0 बन जाएगा। तो जब भी ये टेट्रा से टेट्रा 0 की तरफ जंप करेगी उस टाइम पे जो टाइमर का फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। तो हम इस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं JNB TF0। जब तक TF0 बिट या टाइमर फ्लैग 0 बिट वो 0 है इसी अगेन लेबल पर रहें, और जैसे ही 1 हो जाए आप इससे नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करें। तो जब तक टाइमर ये F2 पे रहेगा तो टाइमर फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। 1 का इंक्रीमेंट हुआ F3 पे चला गया तब भी 0 है, करते करते टेट्रा F पे चला गया तब भी टाइमर फ्लैग 0 रहेगा। जैसे ही इससे नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो टाइमर फ्लैग 1 हो जाएगा, और जैसे ही जब तक टाइमर फ्लैग या TF0 रहेगा हमारा प्रोग्राम यहीं पर रहेगा अगेन पे लेबल पर, और जैसे ही टाइमर TF फ्लैग 1 हो जाएगा प्रोग्राम यहाँ से बाहर आएगा और क्लियर कर देगा TR0 को। क्लियर करने से ये होगा कि जो टाइमर है 0 वो स्टॉप हो गया। क्लियर TF0, और जो उसका फ्लैग जो कि 1 हो चुका था अब दोबारा उसको हमने 0 कर दिया और इस फंक्शन से रिटर्न कर दें। और जैसे हम रिटर्न किया दोबारा एक और डिले यहाँ पे रिटर्न होगा, दोबारा S जंप हेयर, यहाँ पे दोबारा जंप लगेगा, TH0 के अंदर दोबारा वैल्यूज लोड होंगी और यही काम दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट है कि हमने अगर ये फाइंड करना हो कि ये जो डिले है, ये जो डिले का लूप है ये कितना डिले प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है वो मैंने इधर लिखा हुआ है। तो डिले प्रोड्यूस बाय द टाइमर इन 51 मोड टाइमर मोड 1 वो ये है। अगर आप हेक्साडेसिमल के अंदर कैलकुलेशंस करेंगे तो टेट्रा F माइनस THL प्लस 1, टेट्रा F में से THL रजिस्टर की वैल्यूज़ माइनस करें, उसमें 1 ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 1.085 माइक्रो सेकेंड के साथ। अगर आप डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये टेट्रा F 1 प्लस 1 ये बनता है 65,536 माइनस TH इंटू TL मल्टीप्लाइड बाई 1.085 माइक्रो सेकेंड। तो अब अगर हम ये जो हमारा ये डिले रूटीन है इसका डिले कैलकुलेट करना चाहें कि ये कितना डिले प्रोड्यूस कर रही है तो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि TH और TH के अंदर FF और TL के अंदर F2 वैल्यू पड़ी है तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू TH की FF है, TL की F2 है। तो ये वैल्यू बनती है, अगर मैं अज्यूम करेंगे डेसिमल के अंदर कैलकुलेशंस करूँ तो इस वैल्यू को मैंने माइनस करना है। ये वैल्यू जो डेसिमल है इनिशियल वैल्यू TH और TL की बन रही है 65522, इसको माइनस करना है जी 65536 में, ये बनता है 14, और 14 को अगर हम 1.085 माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लाई करें 14 इंटू 1.085 माइक्रो सेकेंड तो हमारे पास ये इतना डिले बनता है। अगर मैं इसको माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करूँ तो 15.19 माइक्रो सेकेंड का जो डिले है वो ये वाला डिले का जो सब रूटीन है वो प्रोड्यूस कर रही है। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो स्केयर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उसका टाइम पीरियड क्या होगा,
तो इतने टाइम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15.19 माइक्रोसेकंड के लिए P1.5 वो ऑन है, फिर इतने ही देर के लिए 15.19 माइक्रोसेकंड के लिए वो ऑफ है। तो जो एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर एक ऑन होता है और एक ऑफ आता है। जो टोटल जो टाइम पीरियड बनेगा वो इसका डबल होगा, वो है 30.38 माइक्रोसेकंड। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वो बन जाएगी 0.0329 मेगाहर्ट्ज़। इसको आप आगे किलोहर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कैलकुलेशन की हुई है कि जो टाइम पीरियड है स्केयर वेव का जो P1.5 पे आ रही है उसका है 30.38 माइक्रोसेकंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्केयर वेव। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो ये वही एग्जांपल है। स्टार्टिंग वैल्यूज़ भी FF और F2 हैं। तो ये सिर्फ जो डिले है ये इतनी देर के लिए P1.5 पे हाई है, फिर इतनी ही देर के लिए P1.5 पे लो सिग्नल जा रहा है। तो जो एक टाइम पीरियड बनेगा अब इसका डबल होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर एक लो हाफ साइकिल आएगा और एक हाई का हाफ साइकिल आएगा। तो अब यहाँ पर जब हमने ये वाला फार्मूला इसके थ्रू कैलकुलेशंस की है तो हमने जस्ट टाइमर रजिस्टर की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ किया है। इससे ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं और इससे जो नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हमने अपनी डिले कैलकुलेशंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। तो हम नॉर्मली इसी को ही फॉलो करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर एग्जैक्टली वो साइकिल्स को यूज़ करके इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की हुई है। लेकिन इन प्रोग्रामिंग या जब हम कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, हम जो टाइमर रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ करते हैं डिले की कैलकुलेशंस के अंदर। तो पहले हमने जस्ट 14 को यूज़ किया था डिले कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इस डिले सब रूटीन के अंदर इस सेट BTR0 एक मशीन साइकिल ये वाली इंस्ट्रक्शन ले रही है, क्लियर TR0 एक ये ले रही है, उसके बाद क्लियर TF0 एक मशीन साइकिल इसका है और रिटर्न एक इसका है। तो हम बेसिकली ये 1 और ये 1 1 और 2 इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देंगे। तो बाकी जो सिर्फ टाइमर रजिस्टर की वैल्यूज़ होंगी उनके बेस पे कैलकुलेशंस करेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये इस एग्जांपल में यह है कि जो डिले प्रोड्यूस हो रहा है टाइमर से वो कैलकुलेट करें और सिर्फ टाइमर का रजिस्टर है उसको कैलकुलेशंस के अंदर इन्वॉल्व करें। तो टाइमर की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो B83E है, टाइमर रजिस्टर की स्टार्टिंग वैल्यूज़। तो अगर आप हेक्साडेसिमल के अंदर कैलकुलेशंस करें तो टेट्राफ में से B83E माइनस कर दें +1, तो ये बनती है वैल्यू 47C2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 18,370 बनेगी। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.085 माइक्रोसेकंड के साथ, तो हमारा जो टोटल टाइम का डिले है वो बन जाएगा 19.9314 मिलीसेकंड। तो हम इस तरह कि मैंने पहले बताया जब टाइमर्स के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं उससे डिले प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उससे जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं या उससे जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको हम डिले कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ नहीं करते अप्रॉक्सीमेट डिले प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है एग्जांपल है कि आप एग्जांपल 9.7 को मॉडिफाई करें TL और TH की वैल्यूज़ को कि लार्जेस्ट डिले प्रोड्यूस हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिले लार्जेस्ट उस टाइम पे होगा जब TH या TL की वैल्यू 0 0 होंगी। तो लार्जेस्ट डिले प्रोड्यूस करने के लिए
आप टी एच और टी एल दोनों को इनिशियल वैल्यू 0 0 लोड कर दें, तो उससे ये होगा कि 65536 माइनस 0 इंटू 1.085 माइक्रो सेकेंड। तो ये लार्जेस्ट जो डिले पॉसिबल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो टाइमर के साथ वह 71.1065 मिली सेकेंड। अगर आपको इससे ज़्यादा का डिले चाहिए होगा तो आपको टाइमर के ऊपर एक लूप लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 9.9। द फॉलोइंग प्रोग्राम जनरेट्स स्केयर वेव ऑन पिन P1.5 continuously using timer 1 for a given time delay. Find the frequency of the scare wave. आप स्केयर वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो बहुत सिंपल है कि TH1 और TL1 स्टार्टिंग वैल्यू है 7634 एक्सा। तो आप इस वैल्यू को टेट्राफ में से माइनस करें, +1 कर दें। +1 करने के बाद ये आंसर एक्सा के अंदर आ गया, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें और मल्टीप्लाई कर दें 1.085 माइक्रो सेकेंड के साथ। तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 38.274 मिली सेकेंड। तो इतनी देर के लिए जो स्केयर वेव है वो इसका ऑन टाइम है और इतना ही इसका ऑफ टाइम है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड बनेगा स्केयर वेव का वो 38.274 मिली सेकेंड इसका डबल होगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उस टाइम पीरियड का जब इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और इसका आंसर इस केस में 13.064 है। अब नेक्स्ट है कि हम अगर TH और TL रजिस्टर की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिले। तो अभी हमारे पास फार्मूला हमने अभी देखा है कि डिले इज़ इक्वल टू 65536 माइनस TH और TL रजिस्टर की वैल्यूज़ इंटू 1.085 माइक्रो सेकेंड। अगर हमने अभी TH और TL की रजिस्टर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो अभी जस्ट हम इसी फार्मूला को अगर रीअरेंज कर लें तो ये 1.085 इस डिले पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 65536 की वैल्यू में से ये आंसर माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये फार्मूला एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं TH और TL की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिले। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है कि व्हाट वैल्यू शुड बी लोडेड इन TH एंड TL रजिस्टर्स टू प्रोड्यूस द टाइम डिले ऑफ 12 मिली सेकेंड। कि अगर हम टाइम डिले ऑफ 12 मिली सेकेंड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमने TH और TL के अंदर क्या वैल्यू लोड करना पड़ेंगी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली। 65536 माइनस डिले हमें चाहिए 12 मिली सेकेंड, उसको डिवाइड करेंगे 1.085 माइक्रो सेकेंड के ऊपर, तो आंसर आएगा 11060। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो 65536 में से जब ये आंसर माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 54476, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आंसर बनता है D4CC। तो हम TH रजिस्टर के अंदर D4 वैल्यू मूव करेंगे और TL रजिस्टर के अंदर हम CC वैल्यू मूव करेंगे। तो हमारे पास जो एक दफ़ा जब वो टाइमर चलेगा इस स्टार्टिंग वैल्यू इससे लेकर टेट्राफ तक, तो उसका जो टाइम डिले है वो 12 मिली सेकेंड होगा। तो यहाँ पे भी यही प्रोसीजर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप इफ़ वी वांट टू हैव टाइम डिले ऑफ 5 मिली सेकेंड, कि आप TH और TL रजिस्टर की वैल्यूज़ फाइंड करें कि हमारे पास जो टाइम डिले है वो 5 मिली सेकेंड का हो। तो ये सेम है एग्जांपल, जस्ट यहाँ पे हमने 12 मिली सेकेंड की जगह 5 मिली सेकेंड पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा। TH के अंदर डबल ई वैल्यू मूव करनी है और TL के अंदर 00। तो ये इसका कोड है। किसी पिन पे P2.1
3 पे हमने पल्स सेंड करनी है, तो उसको पहले आउटपुट डिफ़ाइन कर दिया, टाइमर का मोड डिफ़ाइन कर दिया, टाइमर 0 16 बिट मोड या मोड 1। इनिशियल वैल्यूज़ टाइमर के अंदर लोड की, TL0 के अंदर 00, आउट मूव TH0 के अंदर 0E। उसके बाद हमने P2.3 पे हाई पल्स सेंड कर दी, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम टाइमर का फ्लैग मॉनिटर कर रहे हैं, तो जब तक इतने 5 मिली सेकंड का डिले प्रोड्यूस नहीं होगा, टाइमर का फ्लैग ज़रूर रहेगा। जैसे ही 5 मिली सेकंड का डिले हो गया या टाइमर की वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होते होते टेट्राफ को रीच कर गई और उसके बाद 0 को ट्रांजिशन होगी, तो टाइमर का फ्लैग 1 हो जाएगा। उसके बाद हम टाइमर को स्टॉप कर रहे हैं और फ्लैग क्लियर कर रहे हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट स्केयर वेव ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ ऑन पिन 1.5। तो आपने अगर स्केयर वेव 2 किलोहर्ट्ज़ की जनरेट करनी है तो पहले आप टाइम पीरियड फाइंड करें। टाइम पीरियड है 1/2 किलोहर्ट्ज़ करें तो ये 500 माइक्रोसेकंड बनता है। तो एक हमने जो कोड लिखना है या वो ऑन टाइम का लिखना है या वो ऑफ टाइम का लिखना है, टोटल टाइम पीरियड का कोड नहीं लिख रहे। तो इस टाइम को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो 250 माइक्रोसेकंड बन जाता है। तो 250 माइक्रोसेकंड को यहाँ पे पुट करें तो TH और TL रजिस्टर की वैल्यूज़ आपके पास वो 1A TL की और TH की FFF आ जाएंगे, और वो वाली वैल्यूज़ आप लोड करके रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की स्केयर वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी इसी तरह की एग्जांपल है, इसमें 50 किलोहर्ट्ज़ की वेव जनरेट करनी है। अब फाइंड एग्जामिन द फॉलोइंग कोड एंड फाइंड द टाइम डिले इन सेकंड्स, कि टाइम डिले आप सेकंड्स के अंदर वो कैलकुलेट करें। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें कि ये जो यहाँ पर ये बैक लेबल है, इसके अंदर टाइमर हम यूज़ कर रहे हैं डिले प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको हम इसी लूप को 200 टाइम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो बेसिकली इसकी हम पहले ये फाइंड करेंगे कि जो बैक लेबल है या ये कितना डिले प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसको हम 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो TH1 और TL1 की स्टार्टिंग वैल्यू 0108 है, तो वो वैल्यू बनती है 264 डेसिमल के अंदर। इसको 65,536 में से माइनस करें तो ये आंसर आ गया। इसको 1.085 माइक्रोसेकंड से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आता है 70.82 मिली सेकेंड। अब क्योंकि इसके ऊपर लूप लगा हुआ है 200 टाइम, तो इसको 7.820 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर तकरीबन 14.1 सेकेंड का डिले आ जाता है। तो मेन आइडिया ये है कि अगर आपने ज़्यादा डिले प्रोड्यूस करवाना है तो आप टाइमर से कुछ डिले प्रोड्यूस करवाएं, उसके अंदर इनिशियल वैल्यूज़ मूव करवा के TH और TL रजिस्टर्स के अंदर, और फिर उसके ऊपर एक लूप लगा दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DJNZ R3 अगेन, तो हम बार बार यहाँ पे अगेन लेवल पर जंप कर रहे हैं और हर दफ़ा TL और TH के अंदर वैल्यूज़ लोड हो रही हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे टाइमर का ऑपरेटिंग मोड 1। टाइमर के ऑपरेटिंग मोड 1 के अंदर TH रजिस्टर भी यूज़ होता है और TL रजिस्टर भी यूज़ होता है। तो क्योंकि TH और TL दोनों रजिस्टर के अंदर हम वैल्यूज मूव करते हैं, तो इस वजह से इसको 16 बिट ऑपरेटिंग मोड भी कहते हैं। अगर हम टाइमर को ऑपरेटिंग मोड 2 में यूज़ करते हैं तो ये 8 बिट का ऑपरेटिंग मोड है। तो इसके अंदर हमने क्या करते हैं कि पहले वहाँ पे हम 16 बिट ऑपरेटिंग मोड में हम TH और TL रजिस्टर दोनों के अंदर वैल्यूज़ मूव कर रहे थे। अब यहाँ पे हम जस्ट TH रजिस्टर के अंदर इनिशियल वैल्यू मूव करेंगे और TH जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होगी उससे वो काउंट करना स्टार्ट करेगा और FFF तक रीच करेगा या 255 तक रीच करेगा। 255 तक रीच करने के बाद जब वो 0 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो टाइमर फ्लैग है वो 1 हो जाएगी। अब इस मोड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप TH की वैल्यू लोड करते हैं आपका टाइमर मोड 2 स्टार्ट होता है
तो जो 8051 है वो TH के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उसको ऑटोमेटिकली कॉपी कर देता है TL के अंदर, और हर 1.05 माइक्रो सेकंड के बाद TL रजिस्टर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाती है, और तब तक इंक्रीमेंट होती रहती है जब तक TL रजिस्टर की वैल्यू FF को रीच ना कर जाए, और उसके बाद टाइमर फ्लैग हाई हो जाएगा। और उसके बाद जब TL रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते FF से 00 की तरफ मूव करेगी तो TF इज़ सेट टू 1, तो जो टाइमर फ्लैग है वो 1 हो जाएगा, और TL की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो TH रजिस्टर के अंदर आपने इनिशियल वैल्यू मूव की थी उससे दोबारा लोड हो जाएगी। तो इस वजह से जो मोड 2 है ये ऑटो लोड भी है, जैसे ही इस मोड के अंदर टाइमर फ्लैग या TF फ्लैग 1 होता है तो जो TL रजिस्टर है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाती है फ्रॉम द वैल्यू विच यू हैव अपलोडेड इन रजिस्टर TH। तो अब इसकी भी सारी वर्किंग वैसे ही है, जैसे इसमें एक तो ये पॉइंट है कि आप जिस TH के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू मूव करेंगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली TL रजिस्टर के अंदर जाएगी, TL रजिस्टर के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक वो FF को रीच करेगा। FF के बाद वो 00 को जब इंक्रीमेंट होके जाएगा टाइमर फ्लैग 1 हो जाएगा, और टाइमर फ्लैग 1 होगा तो जो टाइमर है जो TL रजिस्टर है उसके अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली TH से दोबारा लोड हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल है T मोड 20। अब ये टाइमर 1 का 8 बिट मोड यूज़ कर रहे हैं, TH1 के अंदर 5 वैल्यू मूव कर रहे हैं, सेट बी TR1 टाइमर 1 को स्टार्ट कर दिया, GNB फ्लैग को मॉनिटर कर रहे हैं, जब तक फ्लैग 0 रहेगा बैक लेवल पे ही प्रोग्राम रहेगा, जैसे ही फ्लैग 1 होगा तो CPL कॉम्प्लीमेंट P1.0 वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्लियर फ्लैग टाइमर, तो जो टाइमर 1 हुआ था उसको हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखें S जंप बैक, अब हम यहाँ पर जो सिर्फ फ्लैग को क्लियर करवा रहे हैं, टाइमर को स्टॉप नहीं कर रहे। मोड 1 के अंदर हम टाइमर को क्लियर TR0 की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम उसको स्टॉप नहीं कर रहे। हम दोबारा बैक करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम दोबारा बैक जाएंगे तो TL रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो पहले से ही लोड हो जाएगी। तो ये भी एग्जांपल है मोड 2 की कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें सेम फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। डिले, पहले डिले कैलकुलेट करेंगे, डिले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, उसका 1 ओवर टाइम पीरियड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम डिले का, लेकिन ये 65,536 की जगह आपके पास जस्ट 256 आ जाएगा, क्योंकि अब ये 8 बिट का मोड है। तो 256 माइनस TL इंटू 1.085 माइक्रो सेकेंड। तो अब यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 9.16। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि टाइमर्स के रजिस्टर के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज़ मूव कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ जब आप कोई मूव करेंगे तो वो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर जाएगा। तो आप नेगेटिव वैल्यूज़ मूव करवा के भी आप टाइमर को प्रोग्राम कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप हेक्साडेसिमल या डेसिमल वैल्यूज़ मूव करवा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -3 मूव करेंगे तो इक्विवेलेंट है कि आप FD मूव कर रहे हैं। तो FD के अकॉर्डिंग जो भी दोनों टाइमर्स के मोड्स हैं और ऑपरेशन है वो सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि जो टाइमर है उसको अगर हम एज ए काउंटर के तौर पे यूज़ करना चाहें, तो जब टाइमर एज ए टाइमर के तौर पे यूज़ होता है तो उसमें जो मशीन साइकिल है
हर मशीन साइकिल के बाद टाइमर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है। तो लेकिन अगर हम उसको काउंटर के तौर पे यूज़ करते हैं तो फिर हर मशीन साइकिल के बाद वो वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती। वो फिर डिपेंड करता है कि हमने जो कोई इवेंट जिसको काउंट कर रहे हैं, जब वो इवेंट अक्कर होगा, उस इवेंट के अकरिंग के ऊपर जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट करेगा। तो टाइमर को सबसे पहले काउंटर मोड में ऑपरेट करने के लिए सीटी बिट टाइमर की उसको 1 करना है। तो 1 करेंगे तो वो कन्फिगर हो जाएगा टाइमर का रजिस्टर एज ए काउंटर के तौर पर। तो टी मोड रजिस्टर की सीटी बिट ये डिसाइड करेगी कि जो टाइमर है वो एज ए टाइमर के तौर पर एक्ट करेगा या काउंटर के तौर पर। तो अब अगर वो काउंटर के तौर पर आपने टी मोड के ज़रिए टाइमर को एज ए काउंटर कन्फिगर कर लिया है, तो पिन 14 और पिन 15 जो माइक्रो कंट्रोलर की है उनको T0 और T1 भी कहते हैं। इनके ऊपर जब वो कोई पल्स आएगी तो उस पल्स के बेस पे TH और TL रजिस्टर की वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगी। जब टाइमर के तौर पे एक्ट कर रहा था तो हर 1.085 माइक्रो सेकेंड या हर मशीन साइकिल के बाद टाइमर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी। लेकिन जब काउंटर के तौर पे एक्ट करेगा तो काउंटर की वैल्यू सिर्फ उस टाइम पर इनकी इंक्रीमेंट होंगी जब पिन 14 या 15 के ऊपर पल्सेस रिसीव होंगे। हर पल्स के ऊपर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो वह पल्स ज़रूरी नहीं है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद आ रही हूँ, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद आ भी सकती हैं पल्सेस और नहीं भी आ सकती। जब भी पल्स आएगी तो उसके साथ ही काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अज्यूम, ये अब इसकी एग्जांपल है, अज्यूम दैट द क्लॉक पल्सेस आर फेड इनटू पिन T1। तो पिन T1 जो कि पोर्ट 3.5 है या पिन 15, इस पर कुछ पल्सेस आ रही हैं। राइट ए प्रोग्राम फॉर ए काउंटर इन मोड 2, काउंटर 1 इन मोड 2 टू काउंट द पल्सेस एंड डिस्प्ले द स्टेट ऑफ TL1 काउंट ऑन P2। तो आप पल्सेस को काउंट करें और पल्सेस का जो काउंट है उसको पोर्ट P2 के ऊपर सेंड करें और पोर्ट P2 के ऊपर 8 LEDs कनेक्टेड है। तो काउंटर 1 मोड 2, तो ये काउंटर 1 है, विच मीन्स हम अपर 4 बिट्स को यूज़ करेंगे। उसकी गेट 0 है, CT को हमने 1 कर दिया, काउंटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मोड 2 है तो ये 1 0 यहाँ पे आ गया और अगली 4 बिट्स 0 है। मूव TH0 इनिशियल वैल्यू TH1 के अंदर हम 0 मूव करवा रहे हैं। सेट P 3.5, तो क्योंकि 3.5 पे पल्सेस आनी है तो वो इनपुट है, तो उसको इनपुट पहले कन्फिगर किया। स्टार्ट द काउंटर, अब सेट बी TR1 काउंटर को स्टार्ट कर देगी। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि अब इस टी मोड के ज़रिए हमने जो टाइमर है उसको एज ए काउंटर के तौर पर कन्फिगर किया। तो हम क्या कर रहे हैं, मूव TL1, जो भी जब अब P 3.5 के ऊपर पल्स आएगी TL1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो अब TL1 की वैल्यू हम A रजिस्टर के अंदर मूव कर रहे हैं और A से पोर्ट P2 के ऊपर सेंड कर रहे हैं। और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक टाइमर फ्लैग की वैल्यू 0 या वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते टेट्रा F तक नहीं पहुंच जाती। जैसे वैल्यू टेट्रा F इंक्रीमेंट होते होते पल्सेस को काउंट करते करते वैल्यू टेट्रा F को रीच करेगी, टाइमर फ्लैग 1 होगा और उसके बाद फिर हम उसको क्लियर करवा देंगे, स्टॉप कर देंगे काउंटर को और उसके बाद उसका फ्लैग क्लियर कर देंगे। और यही काम एस जंप अगेन, यही काम बार बार करते रहेंगे। तो यहाँ पे यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब आप CT को 1 करेंगे तो फिर उस टाइम पे जो 3.4 और 3.5
पिन के ऊपर जो पल्सेस हैं वो डिसाइड करेंगी कि कब जो टाइमर रजिस्टर की वैल्यूज़ कब इंक्रीमेंट होंगी। ये हम पहले देख चुके हैं कि जो टाइमर अब ये है टी कॉन रजिस्टर्स। जो टी कॉन रजिस्टर्स है उसकी ये जो TR0 टाइमर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, और ये इसकी जो अपर टी कॉन रजिस्टर है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, इसकी अपर 4 बिट्स ये टाइमर 1 को कंट्रोल करने के लिए हैं और इसके लोअर 4 बिट्स टाइमर 0 को कंट्रोल। The upper 4 bits are used to store the TF and TR bits of the both timer 0 and 1। तो जो अपर 4 बिट्स हैं वो टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल TR0 और TF0। TF0 टाइमर 0 का फ्लैग है, TR0 टाइमर 0 को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, इसी तरह TR1 और TF1 वो टाइमर 1 के लिए। और ये जो हमारे लोअर 4 बिट्स हैं ये इंटरप्ट्स के लिए हैं कि जब आप टाइमर या काउंटर को एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हैं तब हम उस टाइम पर ये वाली जो पिन्स हैं इनको भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो टाइमर ये टी कॉन रजिस्टर है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ये बिट एड्रेसेबल है। इसकी इंडिविजुअल बिट्स को आप सेट या क्लियर करवा सकते हैं। तो सेट बी TR0 कि आप टाइमर 0 को स्टार्ट कर दें, तो इसकी इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट बी टी कॉन .4। तो ये टी कॉन की जो 4th बिट है वो है TR0 ये वाली। इस तरह बाकी भी फॉर टाइमर 0 और फॉर टाइमर 1। अभी तक हम टाइमर या काउंटर उसको हम देख रहे थे कि किस तरह उनको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग सेट या क्लियर इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए। अगर हम टाइमर को स्टार्ट या स्टॉप करवाना चाहें यूजिंग सम एक्सटर्नल हार्डवेयर, तो सबसे पहले उसके लिए हमें गेट बिट को 1 करना पड़ेगा, और गेट बिट को 1 करने के बाद हम P3.2 और P3.3 जो हैं इनके ज़रिए हम टाइमर्स को स्टार्ट स्टॉप करवा सकते हैं। और वो इस टी कॉन रजिस्टर की ये IT0 और IT1 पिन्स हैं। तो जो इंटरप्ट बेसिकली जब भी हम इसको हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि गेट को 1 करें, और गेट को 1 करने के साथ हम P3.2 और P3.2 हम टाइमर 0 को स्टार्ट या स्टॉप करवाने के लिए, और P3.3 टाइमर 1 को स्टार्ट या स्टॉप करवाने के लिए। और जो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम फिर ये टाइमर कंट्रोल रजिस्टर की लोअर 4 बिट्स हैं इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा, अब इसका जो है कि एक्सटर्नल किस तरह कंट्रोल करना है उसकी हमने कोई एग्जांपल नहीं की। हमारा जो मेन फोकस है वो टाइमर के जो 2 मोड्स हमने पढ़े हैं, टाइमर का मोड 1 और मोड 2, और उसको एज ए काउंटर या टाइमर के तौर पे यूज़ करना उस पर है। नेक्स्ट है कि अगर हमने टाइमर्स को प्रोग्राम करना हो सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये वाला पोर्शन सी लैंग्वेज यूजिंग 8051 को सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना, ये वाला हमारा पोर्शन नहीं है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप इसको खुद से स्टडी कर सकते हैं।
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।